Good morning everyone, this is Millie Goyal and we are back with the new topic today, that is the periodic properties. In the last lecture we have discussed about the periodic table beta. ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को उसमें कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेशन, ठीक है, एंड क्लियर योर डाउट. अंडरस्टूड? ठीक है, तो आज हम लोग उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किस बेसिस पे होता है, पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू लॉज, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया. ठीक है, उसके बाद जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, वो भी पढ़ी. लेटेस्ट जो पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ द मोज़लेस पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं. उसके भी जो मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, डीमेरिट्स आई थिंक हमारे पेंडिंग है, मेरिट्स हम लोग कर चुके थे. पूरा हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया था. जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है बेटा, यू कैन गो बैक एंड चेक आउट दैट लेक्चर ऑल्सो. ठीक है, तो वो इस चैप्टर का बेस है. इस आपके जो पीटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इसलिए उस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा. ठीक है, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा जी कि जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं एंड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, उसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं. ठीक है, तो डीमेरिट्स उसका सबसे बड़ा जो है बेटा, उसने हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई नहीं किया है. ठीक है, अगर हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे लिखा जाता है, हाइड्रोजन इज रिटन एट द फर्स्ट नंबर. ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम एंड फ्रेंशियम. ठीक है, तो ये हमारा जो है ग्रुप 1 बनता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. वेयर फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसको हम लोग नॉर्मल केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं, दे आर स्टडीड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव है, 7th पीरियड के ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. ठीक है, आपको पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव. तो रेडियो एक्टिव क्या होते हैं बेटा, जो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं, जिसमें से अलग अलग तरह की अल्फा, बीटा, गामा, 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं जो बाहर निकलती हैं. ठीक है, दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर द न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सो इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? बस आप ये बात याद रखिएगा कि जो 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. तो हम लोग ग्रुप 1 में जनरली इन 5 एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं. ग्रुप 1 इज ऑल अबाउट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. ठीक है, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं वो इसको अक्सर ऐसे करते हैं कि लीना की रूबी से फ्रेंडशिप. ठीक है, तो ये फ्रेंडशिप वाला FR जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है. तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं दे आर कवर्ड अंडर द ग्रुप 1. अंडरस्टूड? Now, what about this hydrogen? Hydrogen has atomic number 1, mass number is also 1. ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है बेटा. ठीक है, आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन. ठीक है, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड. ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कवर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसकी पोजीशन जस्टिफाइड क्यों नहीं है. हाइड्रोजन जो है बेटा, ये जो इसका नेचर है, इट इज़ अ नॉन मेटल, रेस्ट ऑफ द ग्रुप इज मेटल. ठीक है, तो ये जो बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है इट इज़ नॉन मेटल. तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज. ठीक है, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है कि एक एलिमेंट के नीचे जो भी दूसरा एलिमेंट आएगा दे विल शो द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर. ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन इज कंप्लीटली अपोजिट. तो हाइड्रोजन को इसके ऊपर क्यों रखा गया है, इस ग्रुप में क्यों रखा गया है, तो इसके इस ग्रुप के साथ रिजेंबलेंस क्या है बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो दैट विल बी
1, ठीक है। पहले शेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हर कोई एटम अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा करना चाहता है। और पहले शेल में अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी द कंप्लीशन ऑफ डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, ठीक है बेटा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसलिए इस ग्रुप में रखा गया है क्योंकि ये जो सारे बाकी के एलिमेंट है इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, लाइक दिस एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस शेल? वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल होता है बेटा सबसे बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकेंड शेल, दिस इज द थर्ड शेल, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पड़े होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड वो घूमते हैं। तो पहले शेल में मैक्सिमम, जिसको के शेल बोलते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अगर इसमें 2 आ गए तो इसका मतलब होता है कि डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8, मैक्सिमम 5, 6, 7, 8, ठीक है। एंड आखिरी वाले शेल में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दूं, सो दिस विल बी द एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम एटम। ये सोडियम एटम का रिप्रेजेंटेशन है, दिस वन 281, इसका एटॉमिक नंबर इज 11। तो हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है। तो वो इस तरह से फिल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखने का कारण क्या है, वो ये है कि इनका जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच करता है, वो रिजेंबल करता है, जिसकी वजह से इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका जो रिजेंबलेंस है दैट इज विद द ग्रुप 17 ऑल्सो। ग्रुप 17 कौन सा है, दैट इज द हेलोजन ग्रुप। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। अगेन एस्टेटाइन दैट इज 80 इज रेडियो एक्टिव, तो इसको हम लोग नहीं स्टडी करते हैं, ठीक है, नॉर्मल केमिस्ट्री में नहीं स्टडी करते हैं। तो जो ये ग्रुप है बेटा ये सिर्फ 4 एलिमेंट्स का बचता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये 4 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। अब इनका देखते हैं, ये सारे के सारे क्या है बेटा, दीज आर नॉन मेटल्स। तो पहली रिजेंबलेंस क्या हुई कि ये सारे भी नॉन मेटल्स हैं और हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। सेकेंड रिजेंबलेंस क्या है कि इनको, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी 2-7, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका 17, इसका आई थिंक 35, ठीक है, विल चेक। तो ये हो गया 17 का क्या बन जाएगा, 287, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2887, ऐसा बन गया। तो इनके जो वैलेंस शेल में सबके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7-7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनका बेटा अपना ऑक्टेट पूरा होने के लिए हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और हाइड्रोजन के केस में क्या है, इसको भी अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, डुप्लेट पूरा करने के लिए एक और चाहिए। तो इनको ऑक्टेट और इसको डुप्लेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, दैट इज व्हाई इट आल्सो रिजेंबल्स विद द ग्रुप 17 मेंबर्स। तो दोनों के साथ इसकी रिजेंबलेंस भी है और डिसिमिलैरिटीज भी हैं। तो इस वजह से इसकी जो पोजीशन है बेटा दैट इज स्टिल कंट्राडिक्टरी एंड इट इज नॉट जस्टिफाइड येट, ठीक है। तो हमारा जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग, इसलिए वो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक। उसके हिसाब से ही वो डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को लिथियम वाले ग्रुप में या ग्रुप नंबर 1 में कंसिडर किया जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्रुप 1। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कराया। अदरवाइज हमारे कुछ टॉपिक अभी पेंडिंग है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बाद आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गॉट इट बेटा? सो ऑन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में
इसको करने से पहले हम लोग एक टॉपिक, कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटा, दैट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है? एक चीज सबको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास एटम होता है, एटम, इट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये भी पेपर में आपको पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एटम के पार्ट्स हैं जिसको मिलके एटम बनता है, ठीक है। तो एटम को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। जो पहले बताया गया था कि एटम से छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो गलत प्रूव हो गया था, ठीक है। तो ये हमें पता है कि एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम में 2 पोर्शंस होते हैं, एक न्यूक्लियस, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो ये जो है बेटा, ये किसमें? इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रिवॉल्विंग इन दीज शेल्स। ये जो सर्कुलर पाथ बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अंडरस्टूड? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं बेटा, तो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम is called atomic number. The number of protons in any atom is called atomic number. ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बेटा, वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल इन एन एटम। जब हम लोग एटम की बात करेंगे तो चाहे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लो, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू एटॉमिक नंबर, बोथ आर सेम वैल्यूज, ठीक है। बट एक कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि वी मस्ट कंसिडर एन एटम। आपके पास एक एटम दिया होना चाहिए, ठीक है। एटम और आयन में एक फर्क होता है बेटा, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगी। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और number of electrons in an atom is called atomic number and it is represented as capital Z. ठीक है, it is represented as capital Z. तो ये क्या हो गया? number of protons. Z is always is equals to number of protons. Understood? Next आ गया बेटा जी mass number. mass number क्या होता है? total number of protons and neutrons are called mass number, जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से। तो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल Z एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल A। तो इसको कंफ्यूज मत कर देना कि ये A से स्टार्ट होता है तो इसका डिनोशन जो है वो A से होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड एज कैपिटल Z एंड मास नंबर इज डिनोटेड एज कैपिटल A। तो टोटल जो A किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए बेटा कि हाउ विल यू फाइंड आउट द न्यूट्रॉन्स, या किसी भी एक, मान लीजिए आपको सोडियम का टॉपिक दे दिया, सोडियम का एग्जाम्पल दे दिया, आपको पूछेंगे कि सोडियम में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटा जी, दैट इज 11 एंड मास नंबर इज 23, ठीक है। अब मास नंबर कितना है? 23, एटॉमिक नंबर कितना है? 11। दैट मीन्स कि अब हम न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे,
A इज इक्वल्स टू P प्लस N है, सॉरी, A इज इक्वल्स टू P प्लस N, ठीक है। तो ये P किसके बराबर है, हमेशा Z के बराबर है, प्लस N, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इज इक्वल्स टू A माइनस Z. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम. गॉट इट, ठीक है। तो किसी भी एटम में न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप लोग मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है पेपर में कि आपको एटॉमिक नंबर लिख के दिया हो, दे कैन ऑल्सो मेंशन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो एटम के, या फिर सीधा एटॉमिक नंबर हो, दे ऑल हैव सेम वैल्यू, वो उसका मतलब सेम ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम सोडियम में न्यूट्रॉन्स निकालेंगे बेटा, तो सोडियम में न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 23 माइनस 11, दैट विल बी 12, तो 12 विल बी आंसर, ठीक है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आपको क्या करना है बेटा, दिस इज योर होमवर्क, कि आपको एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है वो याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है वो अभी लिखेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 1, मास नंबर भी कितना है, 1, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो दैट इज हाइड्रोजन। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एटम ऐसा है, ठीक है, हाइड्रोजन। हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर कितना है, 4, ठीक है। आगे आ गया लिथियम, लिथियम आगे आ जाएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नेक्स्ट आ गया नियॉन। तो दीज आर फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका जो लिथियम का है बेटा, मास इज 7, बेरिलियम का दैट इज 9, बोरॉन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 एंड नियॉन का 20, ठीक है। तो दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग ये फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को याद करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, दीज आर फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है। अगर आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, A माइनस Z करके निकाल सकते हो। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास, दो टर्म्स को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेटा यूज़ होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बीच में कराया। अदरवाइज दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हम लोग उसमें भी करेंगे इसको। टिल देन आप लोग इस 10 एलिमेंट्स को याद करोगे, उसके एटॉमिक नंबर एंड उसके मास नंबर्स, क्लियर है। चलो अब हम लोग आते हैं वापस अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमें करनी है बेटा, द फर्स्ट वन इज
atomic size, or even we can say atomic radius or atomic radius, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अगला जो है atomic size, atomic radius के बाद बेटा the next one is valency, ठीक है। valency is the very very important topic। अगला जो है property that is the metallic nature, ठीक है। ये हो गया तीन तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे फॉर द पीटेट एग्जाम। पीटेट एग्जाम में आपको ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले बेटा बात करेंगे कि एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एक एटम में मैंने आप लोगों को अभी ड्रॉ करके बताया था कि ये जो एटम होता है इसके सेंटर में क्या आएगा, न्यूक्लियस। दिस इज द फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड सो ऑन। कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड शेल्स, ठीक है, हो सकते हैं। तो इस न्यूक्लियस से लेके बेटा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस जो होता है, लास्ट शेल मतलब वेलेंस शेल, ठीक है। लास्ट शेल को क्या बोलते हैं, वेलेंस शेल। सेकेंड लास्ट को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल एंड थर्ड लास्ट को क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट शेल को इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द वेलेंस शेल, दिस इज द पेनल्टीमेट शेल, PS, दिस इज VS एंड दिस इज AS। इस केस में, ठीक है, अलग अलग एटम्स में अलग अलग तरह का हम लोग वेरिएशन देखेंगे। इस केस में जो है वो लास्ट शेल जो है उसको वेलेंस शेल बोलेंगे, एक अगला जो है सेकंड लास्ट उसको क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट, उससे अगले को क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट। तो एटॉमिक साइज की हम लोग बात कर रहे थे बेटा। एटॉमिक साइज क्या चीज होती है, न्यूक्लियस से लेके वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं या फिर एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या चीज होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस होता है AR, अंडरस्टूड। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है बेटा ये तीन तरह का होता है, ठीक है। हमें सिर्फ नाम पता होने चाहिए, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग नाम के बेस पे करेंगे। एटॉमिक रेडियस जो है सबसे पहला होता है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा होता है बेटा जी वॉन डेर वाल रेडियस एंड तीसरा होता है मेटालिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस तीन तरह का होता है, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। इसमें से आपको जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो सबसे बड़ा जो रेडियस है बेटा वो वॉन डेर वाल होता है, उसके बाद जो है मेटालिक रेडियस आता है और सबसे छोटा जो है दैट इज कोवेलेंट रेडियस। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो वॉन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है मेटालिक रेडियस, उसके बाद आता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो तीन तरह के होते हैं, कोवेलेंट, वॉन डेर वाल एंड मेटालिक। और एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास अगला जो है दैट इज द वैलेंसी। वैलेंसी क्या चीज होती है, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंसी, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। वैलेंसी क्या है, इट इज the combining capacity of any atom, ठीक है। वैलेंसी हमेशा एटम की होगी।
तो एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने की उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि हर एक एटम अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब होता है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। क्लियर। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो लूज करके बने या फिर गेन करके बने, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा हम लोग सोडियम या ऑक्सीजन की लेके चलते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2 6 बन जाएगा। पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नेक्स्ट शेल में 8, उससे नेक्स्ट में 8, उससे नेक्स्ट में 18। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मैजिक नंबर्स। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2 6 बन गया। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कंप्लीट कर ले, डुप्लेट कंप्लीट कर ले। तो इसके पास बेटा 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ईदर गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज मोर फेवरेबल, दोनों में से फेवरेबल कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो चाहे इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हो या लूज करने हो, हमें एनर्जी का वेरिएशन देखना पड़ता है, एनर्जी हमें उतनी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमारा काम चल रहा है और अच्छा चल रहा है तो वी विल गो फॉर दैट ऑप्शन ऑलवेज। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना प्रेफर करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जब भी किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट एटम। अंडरस्टूड, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 नॉट 6। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रो, अब इसके वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी 6 थोड़ी ना हुई, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। नाइट्रोजन का केस लेके चलते हैं, एटॉमिक नंबर विल बी 7। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया बेटा, 2 5। ठीक है, ईदर इट विल लूज 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर गेन कर ले 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या इजी रहेगा इसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, क्योंकि वो लेसर इन अमाउंट है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई बेटा जी, 3। अंडरस्टूड, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैलेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। वैलेंसी क्या चीज होती है, इट इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब क्या हुआ कि वो किसी दूसरे एटम के साथ जब भी कोई बॉन्ड बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। अंडरस्टूड, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लो। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, अगर ये लूज कर देगा तो भी चलेगा, अगर ये गेन कर लेगा तो भी इसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 1। अंडरस्टूड, ठीक है, इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही रहेंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई बेटा, 1 हो गई। अनदर एग्जाम्पल वील टेक, दैट इज ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, मैक्सिमम कितना आ गया 8, एंड बचा कितना 1, 281, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, तो 281, नाउ इट ऑल्सो कंटेन्स 2 ऑप्शन, ईदर लूज 1 इलेक्ट्रॉन और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए गेन कर ले कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, विच इज मोर फेवरेबल। ठीक है, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज मच ईजियर, ठीक है, एज कंपेयर टू गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया बेटा, 1। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग वैलेंसी को जस्टिफाई करते हैं, वैलेंसी को एक्सप्लेन करते हैं और इसको समझते हैं, और ये क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्टली मिलेगा कि what will be the valency of sodium, magnesium, aluminium and whatever be the element is. ठीक है, and you have to calculate exactly by this method.
आपको एग्जैक्टली इसीलिए मैंने बोला कि यू हैव टू लर्न at least first 20 elements of the periodic table. You must know their atomic numbers. उनके atomic number आपको आने चाहिए, otherwise you will not be able to attempt a single question in the exam. अगर आप लोग atomic number को याद नहीं करोगे बेटा, एक भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, माइंड इट, ठीक है। तो अगर आप कर लोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। आपको खुद पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे कि आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता है, तो यू विल नॉट इवन एबल टू स्टार्ट दैट क्वेश्चन। आप सोच भी नहीं पाओगे कि इसको करें कैसे, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर आता है तो क्वेश्चन सॉल्व है, उसमें कोई बचेगा ही नहीं करने वाला। चलो ऑन मूविंग अहेड, हम लोगों का जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज द मेटालिक बिहेवियर। जो मेटालिक बिहेवियर होता है बेटा, मेटालिक बिहेवियर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कितना इजीली कोई लूज कर सकता है। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ठीक है। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसका मेटालिक बिहेवियर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल जितने भी हैं और मेटल्स जितने भी हैं उनके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द मेटालिक बिहेवियर। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन मेटालिक बिहेवियर शो करेगा, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी मेटल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा मेटालिक बिहेवियर। एक हमारा टॉपिक इसी के साथ रिलेटेड है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या चीज होती है? जब भी कोई सब्सटेंस से ए ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड होना इज कॉल्ड ऑक्साइड, उसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, इसको आप लोग चाहे क्रैम करो चाहे कैसे भी करो, मेटल ऑक्साइड्स जो हैं बेटा दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर and non-metal oxides are always acidic in nature, ठीक है। इनमें 2 एक्सेप्शंस हैं, दैट इज एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो कि क्या होता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिंक का ऑक्साइड होता है ZnO। Aluminium oxide and zinc oxide, they both are amphoteric in nature, neither acidic nor basic but amphoteric in nature, ठीक है। ये होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर वो होता है बेटा जो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में आ चुका है लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, तो इसको प्लीज ध्यान से कीजिएगा, रिपीट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये 2 ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे काम की, ठीक है। एसिडिक, अदरवाइज कोई भी मेटल होगी तो बेसिक होगा, कोई भी नॉन मेटल होगी तो एसिडिक होगा, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक आ गया तो दे विल बी amphoteric oxide. Understood? So this is all about the periodic properties beta and today's lecture as well, ठीक है। In the next lecture we will come with a new topic, again a very important topic, so please don't miss the lecture. Till then thank you so much. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।